नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार और स्वागत है आपका एस भारत हिंदी पर। कल रात को मेरे सपने में नेहरू जी आए और नेहरू जी ने कहा कि मोदी जी को थैंक यू बोल देना। मैंने पूछा कि नेहरू जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर मोदी जी को थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? तो नेहरू जी ने कहा कि मोदी जितना मुझे याद करते हैं उतना तो कोई और याद ही नहीं करता। लोग तो भूल गए थे, लोग तो 14 नवंबर को थोड़ा बहुत कुछ करके रह जाते थे, लेकिन मोदी जी ने मेरा नाम इतनी बार लिया, मुझे बदनाम करने के लिए ही सही, लेकिन इतनी बार मेरा नाम लिया है कि देश में आज नेहरू को सब याद कर रहे हैं। और जन्म तिथि तो छोड़ दीजिए, पुण्य तिथि थी कल, और कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर नेहरू जी छाए रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो बिना नेहरू के नाम लिए उस दिन भी नहीं रह सकते हैं। हालांकि जब नेहरू जी को श्रद्धांजलि देनी थी तो 2 लाइन में निपटा दिया, वहीं पर माफी वीर सावरकर के लिए पूरा पैराग्राफ भर दिया। और कल नेहरू जी के ऊपर भाषण देते हुए कह गए कि सरदार पटेल तो चाहते थे कि तब तक लड़ाई ना रुके 1948 में, जब तक पूरा का पूरा कश्मीर हमारे कब्जे में ना आ जाए, लेकिन नेहरू जी ने लड़ाई रोक दी। ऐसा लगता है कि नेहरू जी डंडा लेकर खड़े हो गए थे कि बस इसके आगे लड़ाई नहीं होगी। और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। यह झूठ है, सफेद झूठ है। नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी पहली बार यह झूठ नहीं बोल रहे हैं। अमित शाह जो भी यह झूठ बोल चुके हैं और उस समय मैंने डिटेल वीडियो किया था। अब नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला है तो इस पर भी वीडियो करना बनता है। आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कोई बात गलत कह रहे हैं तो उसको सुधारना तो हमारी ही जिम्मेदारी है। लगातार यह बात दिखाई जाती है कि पंडित नेहरू जो हैं उन्होंने पीओके पाकिस्तान को दे दिया। पहली बात तो ये कि जितना कश्मीर बचाया गया वो सब पीओके था, ये बात जरा समझ लीजिए। महाराजा जो थे वो तो भारत के साथ मिलने को तैयार ही नहीं थे। जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया कवालियों के वेश में और आकर बारामूला के पास तक पहुंच गए, उसके आगे पहुंच गए, यानी उतना कश्मीर पीओके बन गया था। श्रीनगर और जम्मू को छोड़ दें तो इधर पुंछ और उधर बारामूला तक पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो पीओके बन चुका था, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको कब्जा कर लिया था। महाराजा वहां के राजा थे, हिंदुस्तान के साथ मिले नहीं थे, इसलिए भारत सेना भेज नहीं सकता था। जब बारामूला तक पहुंच गया पाकिस्तान और राजा साहब को लगा कि अब तो हम भी कैप्चर हो सकते हैं, हमें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, तब जाकर उन्होंने भारत से बात की। 26 अक्टूबर को सेना भेजी गई और पीओके को बचाया गया। पाकिस्तान के कब्जे से पूरी कश्मीर घाटी को बचाया गया, पुंछ को बचाया गया, जम्मू को बचाया गया, नौशेरा को बचाया गया, इन सारे इलाकों को बचाया गया। इसलिए पाकिस्तान से कश्मीर का ये हिस्सा नेहरू जी ने छीना था, पाकिस्तान को कुछ दिया नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि बाकी हिस्सा क्यों नहीं छीना? बहुत सारी कहानियां हैं, वहां तक मैं पहुंचूंगा और मोदी जी की तरह भाषण नहीं दूंगा, बकायदा आपको एक किताब का रेफरेंस दूंगा। मैंने सिर्फ एक किताब ली है क्योंकि बाकियों पर तो आप भरोसा करेंगे नहीं। यह किताब है सरदार पटेल के कॉरेस्पोंडेंसेस की, 10 खंडों में कॉरेस्पोंडेंस है ये, और उसमें खंड 1 में ही कश्मीर की बात है। इसमें सरदार पटेल के ओरिजिनल लेटर्स हैं, उनके अपने हाथ के लिखे हुए लेटर, और वो लेटर जो उनको नेहरू जी ने या बाकी सारे लोगों ने, महाराजा हरि सिंह ने और बाकी लोगों ने भेजे हैं, वो सारे के सारे लेटर्स इसके अंदर हैं। तो इस पर तो मोदी जी भी सवाल उठा नहीं सकते, क्योंकि पटेल पर तो सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में। पटेल के अपने लेटर्स हैं, पटेल की अपनी बात है। नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद ने छापा है, जिसको पेज नंबर मिलाना हो आराम से वहां से किताब खरीद के बकायदा पेज नंबर बोलूंगा, किताब का पेज दिखाऊंगा, आराम से वहां से किताब खरीद के पढ़ लीजिए, पेज नंबर मिला लीजिए, और उसके बाद अगर मेरी बात में कोई खोट लगे तो कहिएगा। पहला पेज मैंने खोला है 45 नंबर का,
यहाँ क्या है, यहाँ पंडित नेहरू का एक लेटर है सरदार पटेल के लिए, जिसमें वो पहली बार बता रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर सकता है। डेट पढ़ लीजिए 27 सितंबर 1947, पेज नंबर 45, लेटर नंबर 49, और डेट है 27 दिसंबर 1947, यानी अक्टूबर के हमले के तुरंत पहले। इसमें बहुत डिटेल में पंडित जी ने सरदार पटेल को बताया है कि मुझे ऐसी सूचना मिली है कि पाकिस्तानी कवालियों के वेश में आक्रमण कर सकता है। राजकुमारी अमृता कौर को किसी ने यह सूचना दी थी 5 अक्टूबर 1947 को। ये है पेज नंबर 50 और लेटर नंबर 55। दोबारा वो सरदार पटेल तक पहुंचाते हैं, जिसमें बहुत डिटेल है कि किस तरह से पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर आक्रमण करने की प्लानिंग नहीं कर रहा है, बल्कि आक्रमण की शुरुआत कर चुका है। तो नंबर 1 ये कि सबसे पहले सरदार पटेल को या भारत में सबसे पहले अगर किसी को यह जानकारी हुई कि पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, इस समय तक कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया था राजा हरि सिंह ने, महाराजा हरि सिंह ने। अगर कश्मीर का हिस्सा बन गया होता, वहां पहले से हमारी सेना होती, पाकिस्तान की औकात नहीं होती हमारे ऊपर आक्रमण करने की, और पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को न भारत से मिलने दिया, न पाकिस्तान से मिलने दिया। आजाद रखने की बात कर रहे थे, इसलिए जब पाकिस्तान की सेना उधर घुस रही थी तो इंटेलिजेंस तो नेहरू जी के पास था, जो वह पटेल साहब को पहुंचा रहे थे। लेकिन किम कर्तव्य विमूढ़ थे, वो वहां सेना नहीं भेज सकते थे। एक दूसरे के राज्य में, एक दूसरे के देश में सेना नहीं भेज सकते थे। सेना तभी जा सकती थी जब कश्मीर हमारे साथ आ जाता, जब कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी कहें, जो बाकी हमारे आईटी सेल के ट्रोल्स हैं, वो लगातार कहते रहते हैं कि शेख जो है वो पाकिस्तान के साथ थे। तो द्वारकानाथ काचरू का एक लेटर मैं लगा रहा हूं, जो रिपोर्ट है। ये लेटर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भेजा था और जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को फॉरवर्ड किया था। पेज नंबर 54 है और तारीख है 4 अक्टूबर 1947 की। और इसका पहला पॉइंट है जिसमें वो लिखते हैं, शेख साहब एंड हिज क्लोज एसोसिएट हैव डिसाइडेड फॉर द इंडियन यूनियन, यानी शेख अब्दुल्ला और उनके करीबी लोगों ने डिसाइड ये किया कि वो भारत के साथ रहेंगे, भारत के साथ भारत का हिस्सा बनेंगे। इसलिए ये जो झूठ कहा जाता है कि शेख भारत के साथ नहीं थे, वो भी इसी किताब में द्वारकानाथ काचरू, जो खुद कश्मीरी पंडित थे, उनके एक रिपोर्ट से, उनके एक लेटर से क्लियर हो जाता है। पेज नंबर मैंने आपको बताया 54, डेट बताई 4 अक्टूबर 1947। किताब खोलकर देख लीजिएगा। अगर गलत कह रहा हूं तो फिर जितनी गालियां देनी हो उतनी गालियां दीजिएगा। उसके बाद साहब कहानी आपको पता है, 26 अक्टूबर को राजा साहब विलय पत्र पर सिग्नेचर करते हैं और चले जाते हैं जम्मू कश्मीर को उसके हाल पर छोड़कर, और साथ में ले जाते हैं पेट्रोल, साथ में ले जाते हैं अपनी दरिया, अपना सारा साजो सामान और सारी गाड़ियां, और चले जाते हैं जम्मू कश्मीर को उसके हाल पर छोड़कर। जैसा मैंने आपसे कहा, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये डकोटा की तस्वीर है। वो विमान जो पहली बार सैनिकों को लेकर उतरा था, इस विमान का स्वागत करने के लिए खड़े थे शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद और बाकी सारे कश्मीरी लोग, जो सेना का स्वागत इसलिए कर रहे थे ताकि कश्मीर पर जो कब्जा पाकिस्तान ने कर लिया है उसको छुड़ाया जा सके। सेना आती है, लड़ाई शुरू होती है, और इस किताब में अलग अलग जगह पर आपको जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ, बाकी लोगों का लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें समझ में ये आता है कि हमारी सेना जो थी वो वहां बड़ी बहादुरी से लड़ रही थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ऊंचाई पर था और हमें नीचे से उसका मुकाबला करना था, जैसा कारगिल में हुआ था। हमने जंग तो जीती, लेकिन हमारे सैकड़ों ऑफिसर वहां पर मारे गए। वैसे ही इस समय पर स्थिति थी। पाकिस्तान पहले ही एडवांस बन चुका था, उसको पीछे धकेलना आसान काम नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि विभाजन के बाद हमारी आर्मी नई नहीं थी, जो उसमें बड़े बड़े अफसर्स थे, मेजर्स, कर्नल्स, जनरल्स, वो सारे के सारे अंग्रेज थे और वो जा चुके थे इंग्लैंड। हिंदुस्तानी अफसर जो जूनियर रैंक के अफसर थे, उनको तुरंत प्रमोट करके और हायर पोस्ट पर बिठाया गया। अनुभव नहीं था, खास तौर पर बर्फीली जगहों पर लड़ने का,
पहाड़ की जगह पर लड़ने का अनुभव नहीं था। अक्टूबर के बाद वहां गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं 26 अक्टूबर 1947 के बाद शुरू हुई इस लड़ाई की। फिर भी ठंड में, गर्मी में उन्होंने मुकाबला किया, लड़ाई लड़ी वहां पर। लेकिन बार बार यह रेफरेंस आता है कि हमारी सेना कई तरीके से लैप कर रही है। पैसे के तरीके से पैसे नहीं है, आधुनिक हथियार नहीं है, और भी बहुत सारी परेशानी है। इसलिए नीचे होने की वजह से हम उस तरह से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से हमें मुकाबला करना चाहिए। इसके बाद भी सेना लड़ती रही। हथियार जो वहां भेजे गए थे उनमें से कुछ हथियार बांटे जाने थे पीपुल्स मिलिशिया को। असल में शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मोहम्मद और लोकल लोगों ने मिलकर एक पीपुल्स मिलिशिया बनाई थी, जनता की सेना बनाई थी, जिनको आप होमगार्ड कह सकते हैं। और ये लोग भी मुकाबला कर रहे थे कबालियों का, पाकिस्तान की सेना का। इस मामले में आपको एक मजेदार बात बताऊं, सरदार पटेल का लेटर है 30 दिसंबर 1947 का, और ये लेटर भेजा गया है मेहरचंद महाजन को। मेहरचंद महाजन जो हैं वो कश्मीर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और सरदार पटेल के बहुत करीबी थे। पंजाब जो हाई कोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस रह चुके थे। इस लेटर में कहते हैं कि मुझे सूचना मिली है कि पीपुल्स मिलिशिया को हथियार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आरएसएस के लोगों को हथियार दिया जा रहा है। यह एक अलग ही कहानी है कि कैसे आरएसएस के लोगों ने जिस समय यह सारा कुछ चल रहा था उसका उपयोग किया जम्मू के अंदर, और जम्मू से 4 लाख के आसपास मुसलमानों को भगाने के लिए। सरदार पटेल लिखते हैं, इट वुड नॉट बी वाइज टू गिव देम एनी कॉज फॉर कंप्लेंट इन सच मैटर्स. It seems he has also complained that RSS people are being armed. You did not mention anything about it when I met you at Jammu, but you must make sure that no such thing happens. बहुत साफ कहते हैं मेहरचंद महाजन को कि आपको यह बात एश्योर करनी पड़ेगी कि आरएसएस के लोगों के हाथ में किसी तरह का कोई हथियार ना जाए। ये सरदार पटेल कह रहे हैं, जिनको आरएसएस आज अपना पता नहीं क्या क्या समझती है कि किसी भी हाल में आरएसएस के लोगों के हाथ में हथियार ना जाए। मोदी जी कभी इसको भी कोट कर दीजिए, कभी इस पर भी बात कर लीजिए। पेज नंबर 147, लेटर नंबर 107। सवाल मोदी जी बहुत पूछते हैं और सवालों के जवाब मैं यहां पर दूंगा, इतिहास से जो जवाब है वो दूंगा। लेकिन सोचना ये चाहिए कि 26 अक्टूबर 1947 को जो लड़ाई शुरू हुई, जाड़े में भी लड़ाई चली, गर्मियों में भी लड़ाई चली, वो लड़ाई दिसंबर 1949 तक चलती है। यानी तकरीबन 1 साल से ज्यादा वक्त तक लड़ाई चलती है। और ये तब जब हमारा देश नया नया आजाद हुआ था। हमारी सेना पूरी तरह से ट्रेन नहीं थी, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन खराब थी और 1000 समस्याएं देश के सामने थी। सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या थी? सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि जम्मू के अंदर जो रिफ्यूजी आए थे, जिन कैंपों में रह रहे थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। कभी हैजा फैल रहा था, कभी मलेरिया फैल रहा था, उनके रहने की व्यवस्था करनी थी। ये सारा कुछ सरकार को करना था। देश कोई आसान हालात में नहीं था। 30 जनवरी तक तो दंगे चलते रहे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई। उसके बाद जो देश के हालात थे वो भी संभालना था और उधर कश्मीर में युद्ध चल रहा था। वैसे बात आई है महात्मा गांधी की। बहुत सारे लोग कहते हैं महात्मा गांधी अहिंसा मानते थे, इसलिए युद्ध के खिलाफ थे। कश्मीर के मामले में जो उनका रुख था वो मैं आपको बता देता हूं। जब लड़ाई शुरू हुई, जब महात्मा जी को पता चला कि रेडर्स कबायली जो हैं वो कश्मीर पर आक्रमण कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सरदार पटेल अगर अपने सारे कश्मीरी मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं तो भी मैं एक आंसू नहीं बहाऊंगा। मैं कहूंगा वे शहीद हो गए हैं देश के लिए। महात्मा गांधी इस तरह से खड़े थे कश्मीर के लिए। उसके पहले जो कुछ हुआ है मैं कई बार बता चुका हूं। महात्मा गांधी जब कश्मीर गए थे तो क्या हुआ था। खैर आते हैं 4 जून 1948 को, गर्मियों का दिन था। 4 जून 1948, ये पेज नंबर है 199, लेटर नंबर है 156। सरदार पटेल का लेटर है
एन गोपालास्वामी अयंगर को। एन गोपालास्वामी अयंगर भी कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके थे, सरदार पटेल के बेहद करीबी थे। देहरादून में सरदार बीमार थे। आप जानते हैं गांधी हत्या के बाद सरदार साहब की तबीयत काफी खराब हो गई थी और वे देहरादून में आराम फरमा रहे थे। वहां से पत्र लिखते हैं, वहां से बाकी सारा कुछ करते हैं, लेकिन एक्टिव होकर बहुत काम नहीं कर पा रहे थे। तो मोदी जी को ये भी पता होना चाहिए कि जिस समय की वो बात कर रहे हैं कि युद्ध बढ़ा नहीं, युद्ध रुका नहीं, उस पीरियड में सरदार पटेल बीमार थे और देहरादून में आराम कर रहे थे और बहुत लंबा जी नहीं पाए थे। 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु भी हो गई थी और इस पीरियड में वे काफी बीमार रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई थी, लेकिन ये वाला जो पीरियड जिस समय युद्ध चल रहा है उस समय तो बहुत एक्टिव भी नहीं थे। वो देहरादून में बीमार पड़े थे और वहां से ही एक लेटर मैं आपको कोट कर रहा हूं, नोट कीजिए। लेटर नंबर 156, पेज नंबर 199, सरदार पटेल कॉरेस्पोंडेंसेस खंड 1 और तारीख है 4 जून 1948 की। इसका पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। द मिलिट्री पोजीशन इज नॉट टू गुड। जो मिलिट्री की स्थिति है, जो सेना की स्थिति है, वह भी बहुत कुछ अच्छी नहीं है। एंड आई एम अफ्रेड आवर मिलिट्री रिसोर्सेज एंड स्ट्रेन टू द मोस्ट। और मुझे ये आशंका है, मुझे ये डर है कि हमारे जो मिलिट्री रिसोर्सेज हैं, सेना के लिए जो हमारे संसाधन हैं, उनका हम लगभग पूरा शोषण कर चुके हैं। वो लगभग पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुके हैं। हाउ लॉन्ग वी आर टू कैरी ऑन दिस अनफॉर्चुनेट अफेयर, इट इज डिफिकल्ट फोर्स इट। ये जो अनफॉर्चुनेटली अफेयर है, यानी ये जो युद्ध का मामला है, इसको हम कितना लंबा खींच सकते हैं, यह देखा जाएगा, ये देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है कि जंग खत्म होने के 6 महीने पहले 4 जून 1948 को सरदार पटेल यह कह रहे हैं कि आर्मी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आर्मी के जो संसाधन है उनकी पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा चुका है। हमारी जो आर्थिक स्थिति है और बाकी सारी चीजें हैं, उनको देखते हुए ये लड़ाई कब तक खींच पाएगी ये कहना मुश्किल है। मैं सीधे सीधे चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को। वो तो क्या मेरी बात सुनेंगे, लेकिन उनके चाहने वालों को मैं सीधी सीधी चुनौती देता हूं कि सरदार पटेल का एक लेटर मुझे दिखा दें जिसमें उन्होंने पंडित नेहरू से कहा हो कि लड़ाई खत्म नहीं करनी चाहिए। मुझे एक लेटर दिखा दो जिसमें उन्होंने कहा हो कि जब तक कश्मीर का पूरा इलाका कब्जा ना हो जाए तब तक हमको लड़ाई खत्म नहीं करनी चाहिए। एक लेटर, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक लेटर दिखा दे। अच्छा, पंडित नेहरू को छोड़िए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऐसा एक लेटर दिखा दे। वो तो आपके हिंदू महासभा के और जनसंघ के नेता रहे हैं। अच्छा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी छोड़ दें, एन गोपालास्वामी अयंगर, महाराज हरि सिंह या किसी भी इस तरह के आदमी का जिस पर आपको भरोसा हो, एक लेटर मुझे दिखा दें जिसमें महाराजा हरि सिंह भारत सरकार से कह रहे हो कि पूरा कश्मीर को कब्जा किए बिना ये युद्ध रुकना नहीं चाहिए। सरदार पटेल का लेटर दिखा दे। मैंने आपसे पूछा तो ये बातें किस आधार पर कही जाती हैं? ये बातें हवा हवाई हैं, शुद्ध रूप से हवा हवाई बातें हैं। झूठ है कि सरदार पटेल आखिरी दौर तक लड़ाई लड़ना चाहते थे और चाहते थे कि पूरे कश्मीर को कब्जा कर लिया जाए। सरदार पटेल की अगर शुरुआत की बात आप देखेंगे 1945, 46, 47 की बात आप देखेंगे, तब वो इस बात के सबूत हैं कि माउंटबेटन से बात करके आए थे कि ठीक है, हैदराबाद हमें चाहिए, कश्मीर आप चाहें तो पाकिस्तान को दे दीजिए। अकेले जवाहरलाल नेहरू थे जो कश्मीर को हर हाल में भारत में शामिल करने के लिए दिलो जान से लगे हुए थे और आरोप भी उन्हीं नेहरू के ऊपर होगा। 3 बातें इसमें बहुत साफ साफ हैं। उसके बाद एक मजेदार किस्सा आपको सुनाऊंगा, आपके समझ में आएगा लोग कितने सीरियस थे। पहली बात तो ये कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वो पहले व्यक्ति थे जिनको पता चला कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर आक्रमण का प्लान कर रहा है। दूसरी बात यह कि उस समय हमारी सेना वहां नहीं हो सकती थी क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारत के साथ विलय नहीं किया था। कश्मीर एक आजाद देश था और इसलिए पाकिस्तान की आर्मी जब आई तो कश्मीर की आर्मी ने, महाराजा हरि सिंह की आर्मी ने
उसको रोकने की नाकामयाब कोशिश की। उनकी आर्मी पाकिस्तान की आर्मी के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई, लोग मारे गए और पाकिस्तान की आर्मी बारामूला तक पहुंच गई। और तीसरी बात, जितना कश्मीर हमारे पास है, असल में नेहरू जी ने और पटेल जी ने वो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाया है, पाकिस्तान को कुछ दिया नहीं है। ये एक ऐसा झूठ है जो लगातार फैलाया जाता है। और आखिरी बात, इन 3 पॉइंट्स के अलावा कि दिसंबर में जब लड़ाई रोकी गई और ये कहा गया कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ सीज फायर उस समय कहा गया था, बाद में 1972 में शिमला समझौता के बाद इसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। तो लड़ाई रोकने में सभी एक साथ थे, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे पंडित नेहरू हो या बाकी लोग। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, उस जमाने में 12 महीने तक लड़ाई चली, 1 साल से ऊपर लड़ाई 13-14 महीने उस जमाने में लड़ी पंडित नेहरू ने। जब न पैसा था, न ट्रेनिंग थी, न हमारे पास ऐसे आधुनिक हथियार थे, और हमने बड़ा हिस्सा कश्मीर का कब्जा किया पाकिस्तान को पीछे ढकेल के। यहाँ 4 दिन की लड़ाई में सीज फायर हो जाता है और उसके बाद घूम घूम कर वोट मांगने लगते हैं। उसके बाद महिलाओं को सिंदूर भेंट किया जाएगा। और उन महिलाओं के सिंदूर के बारे में बात कीजिए जो आपकी लापरवाही की वजह से बैसरण घाटी में अपना सिंदूर खो चुकी हैं। 4 दिन में आपको सीज फायर करना पड़ा क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि लड़ाई हो, ऐसा ट्रंप कह रहा है, जिसका कोई सीधा जवाब अभी तक आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। वहां तो सारी दुनिया खिलाफ थी, अमेरिका खिलाफ था, फला खिलाफ था, ढिमका खिलाफ था, सारी दुनिया खिलाफ थी। लेकिन 13-14 महीने लड़ाई लड़ी गई और कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से छीनकर हिंदुस्तान में शामिल किया गया। और आप सवाल उठाते हैं पंडित नेहरू पर। खैर, मैंने आपसे वादा किया था एक किस्सा का, वो भी आपको सुना देता हूँ। 9 सितंबर 1948 की बात है। अभी जंग नहीं रुकी है, जंग रुकती है दिसंबर में। 9 सितंबर 1948 को पेज नंबर 225, लेटर नंबर 180, महाराजा हरि सिंह एक खत लिखते हैं सरदार पटेल को। और उस खत में चिंता क्या है कि जो हमको तोपों की सलामी पहले मिलती थी वो भी अब मिलनी चाहिए। बैसाखी, जन्माष्टमी, मेरे जन्मदिन, दशहरा, वसंत पंचमी, युवराज के जन्मदिन, रामनवमी, डिपार्चर एंड अराइवल ऑफ माई सेल्फ एंड हर हाइनेस महाराज और महारानी जब कहीं जाए, इन मौकों पर उनको तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। ये डिमांड वो कर रहे थे सरदार पटेल से, उस समय जब हमारी सेनाएं पाकिस्तान से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन महाराजा हरि सिंह पर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन किसी और पर सवाल नहीं उठाएंगे, सवाल उठाएंगे पंडित नेहरू पर। और इसलिए पंडित नेहरू ने उनको थैंक यू भेजा है कि तुम जितने सवाल उठाओगे मेरे ऊपर, उतनी ही ज्यादा सच्चाई जनता के सामने आएगी। जनता तुमसे सवाल पूछेगी कि मैंने तो उन हालात में सारी दुनिया की मुखालिफत के बावजूद 13-14 महीने लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के कब्जे से 90% कश्मीर को छुड़ा लिया। अपनी बताओ नरेंद्र साहब, 4 दिन में सीज फायर क्यों करना पड़ा? क्यों नहीं बचा हुआ कश्मीर कब्जा कर लिया जब पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा था, आर्मी तुम्हारे साथ खड़ी थी? कौन सा ऐसा फोन आ गया जिसके बाद तुम्हें सीज फायर करना पड़ा? जरा बता दो। और जरा ये भी बता दो कि 4 दिन की लड़ाई के लिए घूम घूम के वोट मांग रहे हो और पंडित नेहरू ने 90% कश्मीर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान से छीन लिया, लेकिन कभी सेनाओं के नाम पर वोट नहीं मांगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।